क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सेम कम इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्टेड इन इंडिया फॉर। तीन ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में वो इंडिया में रहा पिछले साल 50 दिन। बताइए स्टेटस क्या होगा। पहली बार इंडिया आया है और सिर्फ 50 दिन इंडिया में रहा, स्टेटस क्या रहेगा उसका? नॉन रेजिडेंट, क्योंकि उसने बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करी है। एनओआर क्यों होगा नवीन? एनओआर क्यों होगा? दूसरा कह रहा है कि 183 डेज इंडिया में रहा, 183 डेज इंडिया में रहा तो उसने बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दी। यस, पर क्या उसने एडिशनल कंडीशन फुलफिल की है? कहेंगे नहीं, एडिशनल फुलफिल नहीं की है, इसलिए क्या बन जाएगा? एनओआर। तीसरा केस, 153 डेज इन इंडिया, अगेन उसने बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करी है, क्योंकि 60 दिन वाली अगर करता तो भी पिछले 4 साल में 365 दिन रहना होता, और ये तो पिछले 3 साल में रहा ही नहीं है, पहली बार आया इंडिया, इसलिए एनओआर एनआर नॉन रेजिडेंट। बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 में किसी के डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। Andy, a British national, comes to India for the first time during the previous year 1670. 1617 में पहली बार इंडिया आए। During the French year 1617, 1718, 1819, 1920 and 2021 वो इस तरीके से इंडिया में रहे। सबसे पहले आपको चेक करना है बेसिक कंडीशन, और बेसिक कंडीशन के लिए हम कौन से ईयर के डेज काउंट करेंगे बताओ। बेसिक कंडीशन के लिए मुझे कौन से ईयर के डेज देखने हैं? बेसिक कंडीशन के लिए मुझे कौन से ईयर के डेज देखने हैं? 2021 के। तो बताओ इस क्वेश्चन में 2021 में कितने दिन रहा? 70 डेज, बिल्कुल। बेसिक के लिए 70 डेज है, इसका मतलब 182 तो नहीं रहा, 182 वाली तो नहीं। सेकेंड ऑल्टरनेट है कि 60 डेज वाली हो जाए, तो हो जाती है, प्लस 365 डेज होना चाहिए। तो देखो क्या पिछले 4 साल में ये 365 डेज है? 1 2 3 एंड 4, पिछले 4 साल में कितना हो रहा है जोड़ो। पिछले 4 साल में कितने दिन रहा इंडिया में? 355। इसका मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, 182 डेज वाली हो नहीं रही, 60 हो रही है पर उसके साथ 365 नहीं हो रहा, इसलिए बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। और जब बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ये क्या होगा? ये बंदा क्या होगा? नॉन वेजिटेरियन। ओके, बता दीजिए एक बार क्लियर है यहाँ तक? बाकी लोग? क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मिस पॉल एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 अप्रैल 20 फॉर जॉब। जॉब को आप अंडरलाइन करेंगे, ये काम की बात है। इन टोक्यो, सी कम टू इंडिया ऑन 11 अक्टूबर 2020 फॉर 190 डेज ओनली। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। सबसे पहले आपको ये डिटरमाइन करना है कि प्रीवियस ईयर 2020-21 में मिस पॉल इंडिया में कितने दिन रही, बताओ।
प्रीवियस ईयर 2021 में मिस पोल इंडिया में कितने दिन रही? आवाज दिला रही है। प्रीवियस ईयर 2021 में मिस पोल इंडिया में कितने दिन रही? ये आपको निकाल के देना है। देखो, उन्होंने इंडिया कब छोड़ा था? 1 अप्रैल 2020 में छोड़ दिया था। तो क्या अप्रैल का एक दिन लेंगे हम? यस। उसके बाद में वापस आए 11 अक्टूबर को। तो बताओ अक्टूबर के कितने दिन लेंगे? 21। हमारी आवाज, अब आवाज आ रही है? नवंबर पूरा ले लेंगे, दिसंबर पूरा ले लेंगे, ठीक है, जनवरी पूरा ले लेंगे, फरवरी पूरा ले लेंगे, और मार्च पूरा ले लेंगे। ठीक है, जोड़ो कितना हो रहा है? 173 हो रहा है क्या? 173 हो रहा है क्या? एक आवाज आ रही है तुमको? तक आवाज आ रही है? ओके, क्या 173 डेज सही है? ओके, तो अब पहली कंडीशन देखते हैं, क्या प्रीवियस ईयर में 182 डेज है? क्या प्रीवियस ईयर में 182 डेज है मिस पोल? नहीं। क्या प्रीवियस ईयर में 60 दिन है? यस, डेज तो है। प्लस, क्या पिछले 4 साल में 365 दिन है इंडिया में? अब यहाँ पे लिखा है पहली बार इंडिया छोड़ रहे हैं, पहली बार इंडिया छोड़ रहे हैं, तो होंगे, बोलो होंगे? क्या 365 डेज होंगे? पहली बार इंडिया छोड़ रहे हैं तो क्या 365 डेज होंगे इंडिया में? पहली बार इंडिया छोड़ रहे हैं तो क्या पिछले 4 साल में इंडिया में 365 डेज होंगे? यस। पर हम ये कंडीशन कंसीडर नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो क्यों जा रहा है, वो क्यों जा रही है? जॉब के लिए जा रहे हैं, और जब जॉब के लिए इंडिया छोड़ के जाते हैं तो हम सेकंड कंडीशन नहीं देखते हैं, इट बिकम्स नॉन रेजिडेंट। क्लियर है? एक बार मुझे सबका जवाब चाहिए तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। क्या ये बात क्लियर है आपके? चंचल, चिराग, रेणुका, नवीन और सत्यक। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, मैं सारे फटाफट करवाई देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मिस्टर एक्स एज 19 ईयर लेफ्ट इंडिया फर्स्ट टाइम ऑन 31st May 2020, डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। पहला बोला है अगर वो जॉब के लिए जाता तो क्या होता, और अगर वो घूमने के लिए जाता तो क्या होता। हम फोर्थ का 1 पार्ट कर रहे हैं। वो प्रीवियस ईयर में कितने दिन था पहले ये बताओ। सबसे जरूरी बात ये है
वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन था? मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन था? गलत आंसर। पहला सवाल गलत। फर्स्ट आंसर गलत आ गया। दूसरा दूसरा भी गलत है। बाकी लोग, चिराग, चैनिका, ये लोग रिप्लाई कब करेंगे? तक 305, 304, 32 क्या है? व्हाट इज 32? क्वेश्चन नंबर 4 में इंडिया में कितने दिन रहा मिस्टर एक्स? 91। बाकी लोगों के जवाब कहाँ है बेटा? आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई रीजन है रिप्लाई नहीं करने के पीछे? चैनिका, सत्य, चंचल, चिराग, आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं है। नहीं आएगा तो आपकी प्रॉब्लम मैं समझ नहीं पाऊंगा, और उसके बिना आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मुझे बार बार कहना क्यों पड़ता है हर एक क्वेश्चन पे? सबके आंसर गलत है। भाई प्रीवियस ईयर कौन सा देख रहे हो, मुझे ये बताओ। क्या 20-21 प्रीवियस ईयर देख रहे हैं? चलो आंसर करो, यस और नो। क्या हम प्रीवियस ईयर 2021 पढ़ रहे हैं? यस और नो। क्या ये प्रीवियस ईयर 2021 31 मार्च 2021 तक चलता है, 1 अप्रैल से लेके? यस और नो? यस और नो? इंडिया में कितने दिन था वो बंदा? लिखा है 19 ईयर का है, 19 ईयर का है, लेफ्ट इंडिया फर्स्ट टाइम ऑन 31 मई 2020। तो क्या ये अप्रैल में इंडिया में था? क्या ये अप्रैल में इंडिया में था? बोलो, क्या ये अप्रैल में इंडिया में था? यस। क्या ये मई में भी इंडिया में था? क्या जून में इंडिया में था? बोलो, क्या जून में इंडिया में था? जुलाई में? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च? बोलिए, क्या मार्च तक ये इंडिया में वापस आने की कोई खबर है? क्या मार्च तक इंडिया में वापस आने की कोई खबर है आपके पास? नो। तो फिर आपके डेज 61 क्यों नहीं आ रहे? किसी के 34 आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं, किसी के 304, किसी के 305, किसी के 306। आपके ये आंसर क्यों आ रहे हैं, ये बताओ। 91 कैसे आ रहे थे अच्छी? तो पहले तुम्हारे तो पहले 305 थे, अभी 91 थे। आओ। मार्च को भी काउंट कर लिया था। मार्च को करेंगे बेटा, मार्च। अब समझ में आ गया? किसी के कोई डाउट है कि 61 डेज कैसे आए प्रीवियस ईयर में? तो प्रीवियस ईयर में तो 61 है। अच्छा, फोर प्रीवियस ईयर में कितना है? ये बंदा पिछले साल से पहले के 4 साल में इंडिया में कितने दिन था? बोलो, क्या इतना था? क्या क्या 365 इंटू 4 था?
बाद बात कर लेते हैं पिछले 7 साल में इंडिया में कितने दिन था। क्या 365 डेज इंटू 7 था? क्योंकि ये पहली बार इंडिया छोड़ के जा रहा है। तो अब चेक करते हैं कंडीशन। ठीक है, अब चेक करते हैं हम कंडीशन। तो मुझे बताओ, क्या इसने 182 डेज इंडिया में बिताए प्रीवियस ईयर में? क्या इसने प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में बिताए? क्या इसने प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में स्पेंड किए? नहीं। इसका मतलब पहली कंडीशन तो वायलेट हो। क्या इसके ऊपर दूसरी कंडीशन अवेलेबल है? क्या इसको दूसरी कंडीशन, दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है? नहीं, दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पे। इसलिए फर्स्ट केस में ये क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। बोलो, ये समझ में आ गया? फर्स्ट केस में नॉन रेजिडेंट कैसे हुआ, ये समझ में आ गया? ठीक है। दूसरे केस की बात करें, जब ये इंडिया से बाहर जा रहा है घूमने के लिए, तो क्या इस पे सेकंड कंडीशन लगेगी? अगर ये घूमने के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है तो क्या सेकंड कंडीशन लगेगी? बोलो, क्या सेकंड कंडीशन लगेगी? यस, बिल्कुल लगेगी। क्यों नहीं लगेगी नवीन? नवीन, जल्दबाजी में आंसर मत करो, तुम बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हो। जल्दबाजी में आंसर बिल्कुल मत करो, समझो, सोचो क्या पूछा है, फिर जवाब दो। ठीक है, वरना टेक्स्ट में उलझ जाओगे बेटा। बहुत टिपिकल है वैसे ये, तो इसको आराम से सोचना, समझना और पेशेंस के साथ करने की जरूरत है। हमें रेस्ट्रिक्शन में बोला गया कि अगर कोई जॉब के लिए बाहर जाता है तो हम सेकंड ऑप्शन नहीं देते, पर घूमने के लिए जाता है तो दे सकते हैं। अब देखते हैं क्या इसने सेकंड ऑप्शन पूरा किया। पिछले साल में 60 दिन था, प्रीवियस ईयर में 60 डेज था, और उससे पहले के 4 साल में 365 दिन था। इसका मतलब इसने सेकंड ऑल्टरनेटिव पूरा कर लिया। क्या इसने एडिशनल कंडीशन पूरी करी है दोस्त? क्या ये पिछले 7 साल में 730 दिन इंडिया में था? यस और नो? क्या ये पिछले 7 साल में 730 दिन इंडिया में था? यस। और जब पहली बार छोड़ के जा रहा है तो क्या ये 10 साल में 2 बार रेजिडेंट रहा होगा? यस। तो क्या मैं इसको ओ आर बोल दूं? आर ओ आर, रेजिडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बता दीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर है आपके? क्वेश्चन नंबर 4 तक किसी के कोई डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ऐसा करवाया था ना एक क्वेश्चन, कि एक बंदा हर साल 90 दिन इंडिया आता है। 10 ईयर्स क्यों देखा? अरे 10 ईयर्स इसलिए देखा कि हमारी एडिशनल कंडीशन है सेकंड, कि पिछले 10 साल में आप 2 बार रेजिडेंट होने चाहिए। टोटल 3 कंडीशन लिखवाई थी आपको इंडिविजुअल के केस में। एक कंडीशन बेसिक थी, 2 एडिशनल थी। दूसरी एडिशनल कंडीशन ये थी कि पिछले 10 साल में 2 बार आप रेजिडेंट होने चाहिए। तो हमने देखा कि पिछले 10 साल में आप 2 बार रेजिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करवा चुका हूँ कि एक फॉरेनर हर साल 90 डेज इंडिया में आता है तो क्या होगा, 100 डेज आता है तो क्या होगा, ये मैंने आपको करवाया हुआ। सेवन्थ है, 7 भी होमवर्क लिखिए, कोई बात। 5 एंड 7 दो होमवर्क आपके लिए लागे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्स ए फॉरेन सिटीजन रेजाइड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कौन से साल में? 2021 में। कितने दिन? 83 डेज। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 assuming he stay in India for the last few years as follows। तो बेसिक कंडीशन हमारी कहती है कि पिछले साल वो कितने दिन होना चाहिए? 182 डेज और मोर। बोलो, क्या इसने बेसिक कंडीशन पूरी करी है? बेसिक कंडीशन का फर्स्ट ऑप्शन पूरा करा है क्या? बेसिक कंडीशन का फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने पूरा नहीं किया। बेसिक कंडीशन का सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या है? 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज। बोलो, क्या इसने 60 डेज प्रीवियस ईयर में बिताए इंडिया में? क्या इसने 60 डेज बिताए हैं? यस। क्या इसने पिछले 4 साल में 365 दिन बिताए हैं? कौन से 4 साल जोड़ेंगे? 1, 2, 3 एंड 4। पिछले 4 साल 1920, 1819, 1718 एंड 1617 जोड़ो, कितना होता है? 378। तो आप कह रहे हैं यहाँ पे 83 था, तो यहाँ पे 378 था, इसलिए ये कंडीशन फुलफिल हो गई। दैट क्लियर? बेसिक कंडीशन का सेकंड ऑल्टरनेट फुलफिल हो गया है। दैट क्लियर? सेकंड कंडीशन कह रही है कि 7 साल में 730 दिन रहना है। बताओ ये बंदा कितने दिन रहा? 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6 और ये 7। 7 सालों में कितने दिन रहा बंदा? 1090। बोलो, तो क्या ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई? क्या ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई? सी कंडीशन एडिशनल है हमारी, और वो कहती है कि 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए 10 साल में। पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए। इसका मतलब पिछले 10 साल में 2 बार ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो बताओ, क्या लास्ट ईयर ये कंडीशन फुलफिल हुई होगी आपके हिसाब से? क्या लास्ट ईयर ये कंडीशन फुलफिल हुई होगी? यस, हुई थी। ठीक है। और अगर आप चाहो तो मैं इसका एक इजी तरीका और बता देता हूँ आपको। 10 साल कौन से देखने? 1, 2, ये 10 साल देखने हैं यहाँ से, ये वाले। आप ये चेक करो, क्या इन 10 साल में 2 साल ऐसे गुजरे हैं जिनमें आप 182 दिन से ज्यादा इंडिया में थे? ये बताओ, क्या इन 10 साल में 2 साल ऐसे गुजरे हैं जब आप 182 डेज से ज्यादा इंडिया में थे? तो आप कहेंगे यस एंड यस। तो क्या इन 2 ईयर में भी आप प्रेसिडेंट रहे होंगे? 14, 15 और 15, 16 में क्या आप प्रेसिडेंट रहे होंगे? Yes। इसका मतलब सी कंडीशन भी पूरी हो रही है। ए भी पूरी होती है, बी भी पूरी होती है और सी भी पूरी होती है। तो आपका स्टेटस क्या है? बोलिए, आपका स्टेटस क्या होगा? अगर तीनों कंडीशन ही फुलफिल हो रही है तो आपका स्टेटस क्या रहेगा? ओ आर, चाहे उसको आप आर आर बोलो, ओ आर बोलो, आर बोलो, एक ही बात। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे आप फ्रेंकली लिटरली बताएंगे, क्या आपके ये फर्स्ट चैप्टर स्टेटस निकालने तक तो बिल्कुल क्लियर है? क्या स्टेटस निकालने तक आपके ये फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट, कंफ्यूजन कुछ है? अमेंडमेंट मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि उसमें उसके रिगार्डिंग अपने पास ना तो अभी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी नई बुक आई नहीं है, पुरानी बुक चल रही है, और ना उसके इंटरप्रिटेशन की थ्योरी है हमारे पास में।
पेंडिंग रखेंगे, बाद में मैं उसको स्टार्ट ही करवा दूंगा। रजिस्ट्रेशन 9 पे चल रहा है, एग्जाम में आने लायक जो क्वेश्चन है वो ये है, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो। आप एक काम करो, मैं जो नाम ले रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। आप सबको मैं 3 कैटेगरी में बांट रहा हूँ, आप सबको मैं 3 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। आप में से कुछ ROR है, कुछ RNOR है और कुछ NR। सत्तर एंड अक्षय, ठीक है, चंचल एंड चयनिका, चिराग एंड नवीन। आप सब लोग इस कैटेगरी में हैं। एक बार माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑन है शायद, बोल रहे हैं, नहीं बोले तो माइक ऑफ कर लो। ठीक है, अब मैं एक एक इनकम उठाऊंगा और आपको ये बतानी है कि वो इनकम आपके लिए टैक्सेबल है अपने अकॉर्डिंग। पर सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है वो इनकम अर्न कहाँ पे हुई है, वो इनकम रिसीव कहाँ पे हुई है, और फिर उसके बेस पे हम आंसर करेंगे। ओके, पहला कह रहा है सैलरी रिसीव इन इंडिया। सैलरी रिसीव कहाँ हुई? इंडिया में, फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर इन यूपी। पहले मुझे ये जवाब दो कि इनकम कमाई कहाँ पे, इनकम कमाई कहाँ पे? पहले क्वेश्चन में इनकम कहाँ कमाई, पहला आंसर गलत, नवीन गलत, जयंता गलत, चिराग गलत। इनकम कहाँ कमाई? मैंने पहले ही कहा, डोंट पैनिक एंड जल्दबाजी तो बिल्कुल भी ना, बड़े आसानी से शांति से विचार करें। तो फिर मैंने पूछा सैलरी कमाई कहाँ, कहाँ कमाते हैं भाई सैलरी को, इनकम को कल मैंने आपको समझाया था कि सैलरी की इनकम कमाई हुई कहाँ होती है, जहाँ पे हम जॉब करते हैं। इस बंदे ने जॉब कहाँ पे करी, बताओ, इस बंदे ने जॉब कहाँ पे करी? पैसा कमाया कहाँ, पैसा कहाँ कमाया? यूके में। आया बात समझ में? मिला कहाँ, पैसा मिला कहाँ? इंडिया में। समझ गए? ऐसे आराम से तसल्ली से करना है, जल्दबाजी करोगे आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे ना, 10-5 क्वेश्चन कर लोगे फिर आप तय कर लेना जल्दबाजी, पर अभी नहीं। तो कमाया यूके में, मिला इंडिया में। अब अपनी टेबल को याद करो, ये पॉइंट कौन सी कैटेगरी में आ रहा है और किस किस के लिए टैक्सेबल होगा। कमा ले इंडिया में तो सबके लिए टैक्सेबल, रिसीव इंडिया में हो तो सबके लिए टैक्सेबल, कमाया भी इंडिया में, मिला भी इंडिया में तो सबके लिए टैक्सेबल, कमाया बाहर, मिला बाहर तो सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल, और अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए। बताओ ये मैं किस किस के लिए टैक्सेबल करूँ? सब अपना अपना बता दो, मैंने कैटेगरी बना दी थी। सत्यक अक्षिता अपना बता देंगे, चैनिका एंड चंचल अपना बता देंगे, चिराग एंड नवीन अपना बता देंगे। जल्दी बोलो, टैक्सेबल है या नहीं, यस और नो बोलते जाओ। अक्षिता सत्यक कह रही है, मैंने आपकी इनको लिख दी 1,40,000 और बोलते जाओ फटाफट भाई। आप NOR है, आपके लिए इनकम टैक्सेबल है या नहीं? चिराग एंड नवीन, आप नॉन रेजिडेंट है, आपके लिए इनकम टैक्सेबल है या नहीं? नवीन कह रहे हैं यस, कोनिका कह रहे हैं यस, पेंसिल कह रहे हैं यस। क्या हम ये कह सकते हैं कि तीनों के लिए टैक्सेबल है? क्या हम ये कह सकते हैं तीनों के लिए टैक्सेबल है?
दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बताओ, ध्यान से सुन के बताना, इनकम कमाई कहाँ पे, दूसरे में इनकम कमाई कहाँ पे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कमाई कहाँ पे, नेपाल में। बोलो, इनकम कमाई कहाँ पे, नेपाल में, क्योंकि बिजनेस जहाँ होता है वहां कमाते हैं। अच्छा, इनकम मिली कहाँ पे, इनकम रिसीव कहाँ हुई, इनकम मिली कहाँ पे। क्या मैं नेपाल बोलूँ, क्या इनकम नेपाल में मिली हमें। यस, क्योंकि क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो जहां कमाया वहीं मिला। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो जहां कमाया वहीं मिला। तो कमाया बाहर, मिला बाहर, और बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। बताओ किसके लिए टैक्सेबल करो। कमाया बाहर, मिला बाहर, किसके लिए टैक्सेबल करूं। सत्य, आपके लिए टैक्सेबल है या नहीं। यस सुनो, आप अपना बता दो, आपके लिए टैक्सेबल है या नहीं। यस। सैनिका, चंचल, आपके लिए टैक्सेबल है या नहीं। यस। चिराग एंड नवीन, आपके लिए टैक्सेबल है या नहीं। चिराग एंड नवीन, आपके लिए टैक्सेबल है। चिराग ने कहा यस। सैनिका, सॉरी, नवीन, नवीन आपके लिए टैक्सेबल है या नहीं ये ट्रांजेक्शन। गलत, आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। अगेन सोचो, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है ये। अपनी टेबल याद करो कल वाली, कैटेगरी याद करो कल वाली टेबल की, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। क्या ये थर्ड कैटेगरी के बी पार्ट में नहीं आ रहा। चिराग एंड नवीन, आपका आंसर गलत है। क्या ये थर्ड कैटेगरी, कमाया बाहर, मिला बाहर, और इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, सॉरी ए में, थर्ड के ए में नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर आपके लिए टैक्सेबल कैसे होगा, नहीं होगा। डन, सबके क्लियर है, किसी के डाउट हो तो पूछ लेना। टू में तीसरे पे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा और वन थर्ड रिसीव्ड इन इंडिया। तो सबसे पहले बताओ कमाया कहाँ, इंटरेस्ट कमाया कहाँ पे, इंटरेस्ट कहाँ कमाया। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा, रिसीव्ड की बात बाद में करेंगे, पहले बताओ कमाया कहाँ। कनाडा में, बिल्कुल ठीक है। अब रिसीव की बात करें तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वन थर्ड इंडिया में और टू थर्ड कनाडा में, वन थर्ड इंडिया में और टू थर्ड कनाडा में, बोल सकता हूँ। एक मिनट चालू रख। बोलो, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वन थर्ड इन इंडिया एंड टू थर्ड इन कनाडा। अगर ऐसा है तो सबसे पहले मुझे बताइए ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या होगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या होगा। टैक्सेबल कितना, पूरा। बोलो, पूरा कर दो 30,000 रुपये। क्या ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए पूरा कर दो 30,000 रुपये। क्या ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए पूरा 30,000 टैक्सेबल कर दूं।
यस, बिल्कुल होगा, पूरा होगा। पूरा इसलिए होगा कि ऑर्डिनरी के लिए सारी इनकम टैक्सेबल है, कल बताया था। ऑर्डिनरी के लिए सारी इनकम टैक्सेबल है, चाहे वो इंडिया में कमाए, चाहे ना कमाए, चाहे बाहर कमाए, सोचने की जरूरत है क्या? नहीं। अब एनओआर पे आइए। एनओआर के लिए बाहर कमाई हुई इनकम टैक्स फ्री, मतलब टैक्सेबल नहीं है, पर जो इंडिया में हिस्सा मिला वो तो टैक्सेबल है। तो क्या एनओआर के लिए 10,000 होगा? क्या एनओआर के लिए 10,000 टैक्सेबल होगा? तो क्या ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये 1/3 तो सबके लिए टैक्सेबल है? चलो ऐसे कर लो, क्या ऐसा बोल सकता हूँ ये 1/3 जो इंडिया में मिला है ये तो सबके लिए टैक्सेबल है? इसकी दो कैटेगरी बना देते हैं। 1/3 इंडिया में मिला, क्या ये 1/3 सबके लिए टैक्सेबल है? ठीक है, मैं इसके दो टुकड़े कर देता हूँ, 1/3 एंड 2/3। ये 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया है, तो ये तो सबके लिए टैक्सेबल है। ये जो 2/3 है ये आउटसाइड इंडिया है, कमाया भी आउटसाइड और मिला भी आउटसाइड। तो ये किसके लिए टैक्सेबल होगा? सिर्फ ओआर के लिए। ओआर के लिए तो टोटल हो गया 30 और बाकी दोनों के लिए टोटल हो गया 10-10। तो क्लियर है? चलिए फोर्थ पे चले। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई। बंद कर दो। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, कंट्रोल इन यूके। बताओ कमा कहाँ रहे हैं? इस वाले केस में कमा कहाँ रहे हैं? मुंबई। मिल कहाँ रहा है? मिल कहाँ रहा है? मुंबई। कमाया भी मुंबई में, मिला भी मुंबई के लिए। बोलो किसके लिए टैक्सेबल होगा? और सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। डन। अब आपकी समझ में आ रही है बातें जल्दी जल्दी। Profit for the year 2002-03 from a business in Tokyo remitted to the India। अब देखो थोड़ा सा अलग पॉइंट आया है। 2002-03 का प्रॉफिट है जो कि हमने टोक्यो में कमाया था और अब हम उसको इंडिया लेके आ रहे हैं। क्या ये प्रीवियस ईयर की बात है? क्या ये प्रीवियस ईयर की बात है? नो, इट्स नॉट। चंचल एंड चैनिका, ये प्रीवियस ईयर की बात थोड़ी। हम कौन सा प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं? हम कौन सा प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं? 2021। जल्दबाजी ना करें, हम तो 2021 पढ़ रहे हैं ना। इसने तो लिखा है 2002-03 का प्रॉफिट है, तो प्रीवियस ईयर की बात कैसे हुई? ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर का तो नहीं है, ये है पुराना प्रॉफिट। और पुराने प्रॉफिट को हम इस साल इंडिया लेके आ रहे हैं। पास्ट ईयर प्रॉफिट नॉट टैक्सेबल, हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। कल हमने लास्ट पॉइंट दिखाया था आपको पास्ट ईयर प्रॉफिट का, कि ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है, समझिए। नेक्स्ट पे आते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन यूएस। तो ये तो सीधा खुद ही बोल रहे हैं, कमाया कहाँ? इंडिया में। मिला कहाँ? यूएसए में। बताओ किसके लिए टैक्सेबल होगा? सभी बता दो किसके लिए टैक्सेबल होगा? प्रॉपर्टी इन यूएसए, हाँ प्रॉपर्टी इन इंडिया किसके लिए टैक्सेबल होगा? कह रहे हैं ओल, बिल्कुल ठीक, सभी के लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि इनकम जो इंडिया में कमाई है वो सबके लिए टैक्सेबल है। फिर कह रहे हैं प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन। प्रॉपर्टी इस बार कहाँ है? लंदन में है। और मिला कहाँ है? इंडिया में मिला है। बोलो किसके लिए टैक्सेबल होगा?
किसके लिए टैक्सेबल होगा? आप कह रहे हैं ओल्ड, सबके लिए टैक्सेबल होगा। कितना है? 1,50,000। क्यों? क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम, अच्छा ये तो हो गया ना, अच्छा नहीं हुआ नहीं, ये कोई बात नहीं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, इस बार भी प्रॉपर्टी कहाँ है? लंदन में है, और रिसीव्ड हुई है कनाडा। बताओ ये किसके लिए टैक्सेबल है? ये किसके लिए होगा? अक्षिता कह रहे हैं ओआर, तब तक कह रहे हैं ओआर, ठीक है, नॉट टैक्सेबल। नवीन कह रहे हैं टैक्सेबल ही नहीं है। ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी के लिए सारी इनकम टैक्सेबल है। नवीन, ऑर्डिनरी के लिए सारी इनकम टैक्सेबल। ओके, ऑर्डिनरी के लिए तो सारी इनकम टैक्सेबल है, चाहे वो कहीं पे भी कमाई हो। कमाई बाहर, मिली बाहर, मतलब ये थर्ड का बी केस है, ठीक है। मिली बाहर, कमाई बाहर, और कंट्रोल भी इंडिया में नहीं है, फिर भी ऑर्डिनरी के लिए तो टैक्सेबल होगा। चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जाम्बिया बट कंट्रोल फ्रॉम टर्की। बिजनेस कहाँ है? जाम्बिया में। कंट्रोल कहाँ से होता है? टर्की में। 10,000 रुपये, बोलो किसके लिए होगा? तब तक ने बिल्कुल ठीक पकड़ लिया है रूल। अब आप स्पीड में आ सकते हैं। तब तक कह रहे हैं आरवार बिल्कुल ठीक है, अक्षिता बिल्कुल ठीक है, चंचल बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग बोलिए फटाफट, लास्ट ऑप्शन का आंसर क्या होगा? ओ आर, ओ आर, ओ आर, बिल्कुल। सिर्फ ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि उसके लिए सारी इनकम टैक्सेबल है। ये आपकी टेबल पूरी। अब मुझे एक बार बताओ, क्या इस टेबल को बनाने में, अभी तो आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम था, पर क्या ऐसा क्वेश्चन आया तो आप टेबल बना देंगे ये वाली? अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये वाली टेबल बना सकते हैं आप? अच्छा, इनमें से पूरा नहीं पूछे, आपको बोल दें कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सिर्फ इतना पूछे कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, तो अपनी इनकम बताओ, ये नहीं पूछे तो भी बता दोगे? तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, या तो तीनों का पूछेगा या किसी एक को पूछेगा, और आपको ये लिस्ट में से उतार के देना है कि कौन सा आइटम टैक्सेबल है, कौन सा नहीं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। रेजिडेंट, सेकंड चैप्टर सॉरी, रेजिडेंशियल स्टेटस। फर्स्ट चैप्टर था हमारा बेसिक्स, सेकंड था रेजिडेंशियल स्टेटस, ये आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक किसी पे कोई डाउट है तो बोल दो, अदरवाइज आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल।